बताइए। बेहतर सोच, माता प्रसाद पांडे, बेहतर व्यक्ति हैं और अनुभवी, मेरठ क्रांतिकारियों की धरा, अतुल प्रधान, गरीबों के लिए सोच रखने वाला, अखिलेश यादव, सबके लिए बेहतर सोचने वाला, डिम्पल यादव जी सहज सरल, अपर्णा यादव, उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल संगीत सोम, सकता। गुरूर और घमंड। 2027 विधानसभा चुनाव, समाजवादी पार्टी की जीत होगी। योगी आदित्यनाथ, कोई विजन नहीं है उनका। मोदी, बस उनके लिए क्या बताऊं, जुमला ताना साहब हमारे बड़े हैं, राम गोपाल यादव, वरिष्ठ नेता हैं और धरती पुत्र हैं, प्रज्ञा मिश्रा, सही में विपक्ष की आवाज। अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव में से दूरदर्शी नेता अतुल प्रधान जी को कौन लगता है? देखिए क्या कारण था कि नामांकन के बाद अतुल प्रधान का टिकट काट दिया गया? वो उनकी रणनीति थी, माननीय अखिलेश यादव जी की। जब टिकट मिला तो मन में विचार आया कि पार्टी छोड़ दे। पार्टी छोड़ने जैसा विचार या नेता को छोड़ने जैसा विचार तो क्या मन में आया था? वह दुख तो होता ही है। आपने मोदी जी को झूठा कह दिया, आपके ऊपर मुकदमा हो गया। झूठ बोलो, बार बार बोलो, लगातार बोलो और इतनी बार बोलो कि लोग झूठ को ही सच मानने लगे। आपने ब्रजेश पाठक जी को विधानसभा में चोर क्यों कह दिया था? मतलब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उनका लोड क्यों नहीं लेते हैं आप, ये बताइए। अजय नहीं। अच्छा, आप कोई भाजपा के लोग बुलाते नहीं है कि मतलब ऑफर नहीं मिला अतुल जी आप? अगर आप राजनीति में ना आते तो अतुल प्रधान क्या कर रहे होते? मेरा मन था पुलिस में जाने का। अच्छा, सपा पर परिवारवाद के बहुत आरोप लगाती है भाजपा, क्या कहेंगे? सारे पूरी भाजपा में नैतिकता नाम की चीज नहीं है, दोहरा चरित्र है इनका। आप भाजपा की एक अच्छी बात और एक बुरी बात बताइए। अच्छी तो इसमें कुछ है नहीं। हमने सुना है कि अखिलेश यादव जिस नेता से नाराज हो जाते हैं उसका नंबर ब्लॉक कर देते हैं और फिर उससे कभी 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 नहीं मिलते हैं, ये सही है क्या? नहीं, मुझे तो ऐसा लगा। 27 में क्या सोचा है? सोचा क्या है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी हराएगी, सब चीजें पीछे छूट जाएंगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। नमस्कार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भाजपा का किला ढहाने वाले, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता संगीत सोम जैसे नेता को हराने वाले, अखिलेश यादव के दाहिने हाथ कहे जाने वाले और मेरठ से विधायक अतुल प्रधान जी हमारे साथ हैं। कैसे हैं विधायक जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नमस्कार। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस शो पर मुझे आने का निमंत्रण भी दिया, मुझे आने का मौका दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका और शुक्रिया करता हूँ। विधायक जी, काहे बार-बार विधानसभा से बाहर कर दिए जाते हैं? देखिए, जो बुनियादी चीज़ें हैं, मैंने ये कहा कि हालांकि सदन में जो पीठ है, जो विधानसभा अध्यक्ष जी की चेयर है वो बड़ी है, उसका मतलब सम्मान करना चाहिए सब लोगों को। वो चेयर इस तरह की है, उसमें कोई भी व्यक्ति बैठे, लेकिन जो हमारी जो जिस कारण से हम लोग चुन के आए, जनता की अपेक्षा हमसे ये है कि हमारी बातों को वो व्यक्ति विधानसभा में रखेगा। तो मैं सदन में मुंह बंद करके नहीं बैठ सकता हूँ। मेरी जो जिम्मेदारी है, नहीं, हम तो सोचे कि विधानसभा अध्यक्ष जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए बार बार बात पर अतुल प्रधान जी को ही बाहर कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब वो सदन चलाने की जो एक सतत प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत वो चीज़ चलती है, लेकिन मेरा भी अपना एक फर्ज है, उनका भी अपना एक फर्ज है। जो उनका जो फर्ज है वो निभा रहे हैं। मैं जनता के प्रति जिस चीज़ के लिए यहाँ पर चुन के आया हूँ, मैं उस चीज़ का फर्ज निभा रहा हूँ। आप देखेंगे, अगर नज़दीक से अगर उस प्रकरण को देखेंगे जिस कारण से मुझे बाहर किया गया, तो उससे पहले एक नियम 56 है जिसमें हम तात्कालिक विषयों को उठाते हैं। तो मैंने सरकारी अस्पतालों की बदहाली और प्राइवेट अस्पतालों की जो लूट चल रही है, मैंने उस पर प्रहार किया था। मैंने उस पर नियम 56 के तहत जानकारी चाहिए थी। और मैं देखता हूँ कई बार जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, जब उनसे सवाल क्वेश्चन किए जाते हैं तो कई बार उन सवालों से बचने के लिए भी कई मंत्री लोग ऐसा ही करते हैं कि ऐसा जवाब दो, ऐसी कोई चीज़ें क्रिएट कर दो, ऐसी कुछ चीज़ें बना दो जिससे जवाब ही ना देना पड़े। तो मैंने ब्रजेश पाठक जी से याद आया अतुल जी, आपने ब्रजेश पाठक जी को विधानसभा में चोर क्यों कह दिया था? मतलब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उनका लोड क्यों नहीं लेते हैं आप, ये बताइए। अजय नहीं, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, ये जैसे वहाँ की क्या परिस्थितियाँ बनी, मैं उसको बता दूँ आपको कि वहाँ पर जब उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के लिए कुछ शब्द गलत बोले और जो इस तरह की चीज़ें आई जिससे वहाँ व्यवधान पैदा हुआ, तो जब नारेबाजी होने लगी तो ना केवल मैंने बल्कि कई लोगों ने कई लोगों ने हमसे पहले उस नारे को आगे बढ़ाया, तो वो नारा चल गया। हालांकि कई बार सामाजिक जीवन में कई ऐसी भी चीज़ें आती हैं जो सीखने के लिए मिलती हैं। तो सदन के अंदर मैं समझता हूँ कि ये वाला शब्द उनके लिए अच्छा नहीं था, लेकिन जो उन्होंने भी शब्द बोले थे वो भी अच्छे नहीं थे।
अच्छा, आप कभी बेड़ियों में जकड़ कर, कभी सफाई कर्मी बनकर आप विधानसभा पहुंच जाते हैं, ये आइडिया कहाँ से लाते हैं अतुल प्रधान जी? कैसे तय करते हैं कि कब क्या कैसे करना है? और वो जंजीर कहाँ से लेकर के आए थे? आप बिल्कुल फिट थी, एकदम नाप आपकी थी, बंदोबस्त करिए थे क्या? नहीं, दरअसल ये देखिए, आपकी जब वो जंजीरों में जकड़े हुए लोगों को मैंने देखा, देखिए हम लोग, आप लोग, सब लोग इंडियन होने पे प्राउड करते हैं कि हम लोग इंडियन हैं, हम लोग भारतीय हैं, और हमें एक गर्व की अनुभूति महसूस होती है कि हमारे कितने लोग शहादत देकर देश को आज़ादी पाए, हम लोग आज़ादी की आज सांस ले रहे हैं, उनके कारण पाए, तो हम लोगों को भारतीय होने पर गर्व। जो वो बेड़ियों में जकड़े हुए लोग जो अमेरिका से वापस भेजे गए, डिपोर्ट किए गए, मैंने उनको बेड़ियों में जकड़े हुए देखा, और जब देखा कि 40-40 घंटे तक वो लोग किस तरीके से यातनाएं सहते हुए सफ़र करते हुए वापस आए हैं। हालांकि कई लोगों ने बोला कि वो क्या करने गए थे अनलीगल रूप से। मैं उस पर प्रहार करना चाहता था कि देश में अगर इतनी बड़ी बेरोजगारी ना होती, और ख़ास तौर से जिस तरीके से रुपया डूबा और डॉलर की कीमत बढ़ रही है, तो लोगों के मन में सोच में ये आ रहा है किसी तरह वो अमेरिका पहुंच जाए। तो आप ये देखिए कि वो बेचारे यहाँ से कोई आतंकवादी या कोई बदमाश या गुंडे या गलत काम करके नहीं गए थे विदेश, कि यहाँ से भाग के गए थे। वो नौकरी के कारण, बेरोजगारी होने के कारण वहाँ पर पहुंचे थे। फिर वो अनलीगल रूप से वहाँ पर पकड़े गए तो वापस भेजा गया। एक छोटा सा देश कोलंबिया, जो आंख में आंख डालकर वहाँ के राष्ट्रपति महोदय ने ये कहा कि मैं अपने लोगों को बेड़ियों में जकड़ा हुआ वापस नहीं देखूंगा, और अपना हम लोग खुद जहाज भेजेंगे। उन्होंने जहाज भेजा, बाकायदा अपने लोगों का स्वागत किया, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं इनके लोग कि विश्व में इनका डंका बजता है, क्या डंका बजता है कि आप मौके पर गए, उसके बाद भी बेड़ियों में जकड़े हुए लोग हमारे यहाँ पर आते हैं। तो मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे इसके लिए बोलना चाहिए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार बोलती है, उत्तर प्रदेश के लोग भी बेड़ियों में जकड़े हुए आए, हरियाणा पंजाब के लोग ज़्यादा थे, सबसे ज़्यादा गुजरात के थे। ये सबसे बड़ी सोचने की बात है, गुजरात के सबसे पहले नंबर की संख्या थी। तो मैंने मन में ये रखा कि इसका एक मैसेज जाए। और बेड़ियों की आपने बात की तो मैंने किसी को बुलाया और मैंने कहा भाई ऐसी बेड़ियाँ बनाए, कम से कम लोगों को ये पता लगे कि हाँ भाई ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और देखिए वो उन बेड़ियों को जब मैंने यहाँ पर विधानसभा में रखा तो दूर तक तो बात गई, लेकिन उसके बाद उत्तराखंड में, उसके बाद अभी कल महाराष्ट्र में विधायकों ने, उससे पहले कर्नाटक में, अलग अलग जगह से इसी तरह की न्यूज़ आई कि बेड़ियों में जकड़े हुए लोग विधायक वहाँ पर पहुँचे। मैंने यही मैसेज करने के लिए कि हम लोग, जो लोग हमारे वो वापस यहाँ पर आए हैं, वो कोई टेररिस्ट नहीं थे, वो कोई ऐसे इंसान नहीं थे जो हमारे यहाँ से कोई सजा याफ्ता हों, गलत तरीके से गए हों। वो किसी कारण से वहाँ पर गए, तो जो उनके साथ जाती है उसके हम लोग खिलाफ हैं। और फिर सफाई कर्मी बनकर आप विधानसभा पहुंच गए। देखिए, मैं सफाई कर्मियों के लिए आपने पूछा, मैं आपका बारंबार धन्यवाद करूंगा। मैं देखिए जैसे अपनी लाइफ है लोगों की, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आया हूं, तो मैं ये आपके ऑन कैमरा ये बात कह रहा हूं। देखिए, अपनी जाति से प्यार करना, उससे नज़दीकी होना, रिश्तेदारी नातेदारी, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। और कोई आदमी झूठ ही बोलता होगा कि भाई वो मान लिया जिस जाति में पैदा हुआ, पला बड़ा, उससे प्रति उसका लगाव नहीं है, या उसके, देखिए खराब बात ये नहीं कि आप अपनी जाति से प्यार कर रहे हो, खराब बात ये आप किसी दूसरे से नफरत कर रहे हो, ये खराब बात है। तो मैंने ये बचपन से देखा, परेशानी दिक्कतों में जैसे पले बढ़े हम लोग, मैंने नज़दीकी से ये चीज़ देखी। जब आप ताकतवर होते हो तो लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, जब आप कमजोरी में होते हो तो लोगों की आंखें अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं। तो जब मैं सफाई कर्मचारियों को नज़दीक से घर घर जाकर देखता हूँ, और ख़ास तौर से जो हमारे समाज का ऐसा तबका है जो सदियों से मैला ढोता हुआ आया, जो आज भी अगर गटर में चले जाते हैं तो ना जाने कई कई लोगों की मौतों का सामना, सिर्फ इक्विपमेंट्स नहीं होते इसलिए मौतें हो जाती हैं। जब सरकार पूरे देश में, पूरा देश बंदी पर था, जहाँ आपके साइकिल से लेके जहाज तक सब बंद थे, फैक्ट्री कारखाने बंद थी, सड़कें सूनी थी, उस समय अगर हमारी सफाई का काम किसी ने संभाला था तो आपके सफाई कर्मचारियों ने संभाला था। यही वाल्मीकि समाज के लोग जिन्हें कोरोना वॉरियर बोला गया, यही वो लोग हैं जो हमारे जो है कूड़े को उठा के लेके जा रहे हैं, ऐसा काम करते हैं। शायद दूसरा व्यक्ति तो सपने में भी इस काम को करने की ना सोचे। ये प्लानिंग कौन करता है कि आज हमको ये करना है? नहीं, मैं उन लोगों को घूमता हूँ रेगुलरली। आप अगर देखेंगे पहले सेशन से ही, उससे पहले कि मेरा अगर जीवन देखेंगे, मैं सफाई कर्मचारियों में खूब घूमा हूँ। मैंने उनके नज़दीक से ज़िंदगी को देखा। मैंने देखा कि आप उनके यहाँ जाइए, ना उनके पास ज़मीनें हैं, ना उनके पास अभी अगर कोई सफाई वाल्मीकि समाज का व्यक्ति अभी अगर जाकर कोई चाट का ठेला लगा ले, कोई फलों का ठेला लगा ले, तो अगर उसका चाट लगी होगी तो पूरी खराब हो जाएगी, उससे कोई खरीदेगा नहीं। एक वाक्य मैं इस समय पर बोलूँगा, जब मैं मेयर का चुनाव हम लोग लड़ रहे थे मेरठ में, तो मैं सुबह सुबह जाता था, सफाई कर्मचारी इकट्ठा होते हैं अलग अलग वार्ड के, तो एक जगह में पहुँचा तो कुछ महिलाएं मुझसे मिली।
महिलाओं ने मुझसे कहा कि इतनी ज़्यादा ऊंच नीच हमसे बरती जाती है, जातीय भेदभाव इतना है कि गर्मियों के समय में हम लोग कहीं छाए में बैठ जाते थे एक दुकान के सामने, तो जब वो दुकान व्यक्ति खोलता था तो पहले नीचे बैठने वाली जगह पानी डालता था। सोचो कितनी छुआछूत है। तो हम लोग, मैं जाति के हिसाब से किसी को बड़ा और छोटा नहीं मानता, मैं ऑन कैमरा ये बात कह रहा हूँ, ये इतनी भयंकर छुआछूत है। अगर फिर मैंने ये कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं क्यों ड्रेस पहन के आया, एक दिन पहले पूरी कैबिनेट झाड़ू लगा रही थी प्रयागराज में, मुख्यमंत्री जी कूड़ा बीन रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने सफाई कर्मचारियों को अपने साथ बैठाकर खाना खिलाया। आप देखिए, वापस जाइए, 2019 में प्रधानमंत्री जी ने अर्धकुंभ में एक सफाई कर्मचारी के पैरों को धुला था और धुल के ये मैसेज दिया था कि सफाई कर्मचारी महान है। उसके बाद मथुरा में आपने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी कूड़ा बीन रहे थे। उसके बाद आपने देखा होगा अयोध्या में जो भगवान राम जी का मंदिर बना है, उसमें कई सौ लोगों को इन्होंने आसपास के जिले के लोगों को बुला रखा था वहां पर काम करने के लिए। मैंने सदन में ये बात AK शर्मा जी की तरफ से आई, नगर विकास मंत्री जी की तरफ से, कि जब मैं मिला सफाई कर्मचारियों से तो वो भाव विभोर हो गए कि आपने हमें ऐसे काम पे लगाया, भगवान राम जी के मंदिर में आपने मौका दिया, वो आंखों में आंसू लाकर रोने लगे। तो मैंने इन सारे इंसिडेंट को लेकर ये बात कही, मैं जब सफाई कर्मचारी बन के आया, कि जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी सफाई कर्मचारियों के साथ बैठ के खाना खा रहे थे, तो उसी दिन उन्हें घोषणा कर देनी चाहिए थी, अगर इनके जीवन में कोई बदलाव लाना था तो जितनी रिक्तियां उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की हैं, सैंक्शन पद हैं, मैं 2 महीने के अंदर वो सारे पदों पर भर्ती कर दूंगा, तो उन परिवारों का लाभ होता। मैंने इसकी दूसरी लाइन ये बोली कि अगर वो भी ना करते तो संविदा बहाल कर देते। संविदा बहाल करने का मतलब, संविदा बहाल करते तो जितने आउटसोर्सिंग के लोग हैं अगर संविदा पर आ जाएंगे तो उनकी सैलरी 24,000 हो जाती। मैंने कहा अगर संविदा भी बहाल ना करते तो कम से कम जो आउटसोर्सिंग वाले बेचारे कर्मचारी हैं उनके खाते में डायरेक्ट सरकार पैसा भेजना शुरू कर देती, ठेकेदार मनमानी ना करता, उनको कम से कम ये लगता कि हमारे कुछ पैसे बढ़ गए। लेकिन इनमें से कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारियों को ठगने का काम किया। इसलिए मैंने वो मैसेज देने के लिए कि मैं एक विधायक हूं, और हालांकि मैं इससे जात की बात जोड़ के नहीं देखना चाहता, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा इतनी ऊंची नीच उनके साथ है, मैं जीवन पर्यंत अगर मुझे लड़ना पड़ेगा सफाई कर्मचारी साथी और वाल्मीकि भाइयों के लिए तो मैं लड़ूंगा। आपके ऊपर आरोप लगते हैं अतुल प्रधान जी कि आप भाजपा के नेताओं को बड़ी कर्री बात उनके मुंह पर कह देते हैं। आपने मोदी जी को झूठा कह दिया, आपके ऊपर मुकदमा हो गया। अरे चाचा जी से सीखिए, भाजपा से कुछ बना कर रखिए। अच्छा, देखिए हमारी जो विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अलग की विचारधारा है। हम लोग जहाँ सोशलिस्ट हैं वहीं बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हम इज्जत सम्मान सबका करते हैं। देखिए हम सामाजिक पॉलिटिकल तो हैं, लेकिन पॉलिटिकल बनने से पहले अगर कोई व्यक्ति सोशल नहीं होगा, सामाजिक नहीं होगा, तो वो समाज में कितना ही बड़ा पद और ओहदा पाले या कितने बड़े पद और ओहदे पर बैठ जाए, सरकार आ जाए, मंत्री बन जाए, कुछ बन जाए, लेकिन वो सामाजिक अगर सोशल नहीं है तो वो लोगों को लाभ नहीं दे सकता। और इसलिए मैं ये वाली बात बोलता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो वैचारिक हमसे भिन्नता है वो सबसे बड़ा कारण है कि हम उनके अगेंस्ट में हैं। उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। जैसे आपने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया, हालांकि प्रधानमंत्री जी की पोस्ट बेहद सम्मानीय पोस्ट है, वो पद बड़ा है, और हमारे यहाँ संविधान में प्रधानमंत्री जो एक तरीके से आप माने तो कार्यकारी रूप से आप देखेंगे तो राष्ट्रपति का ओहदा तो बड़ा है। हाँ, वो मतलब मैं ये उसमें कह सकता हूँ कि माफी तो नहीं मांगेंगे, लेकिन मुझे हाल ये बोल देता, मैं असत्य बोलते हैं वो, तो शायद कई लोगों को बुरा ना लगता, लेकिन मान लिया वो असत्य बोलते हैं। जैसे 2 करोड़ रोजगार का उन्होंने वादा किया। उन्होंने ये कहा कि नोटबंदी में कि अगर नोटबंदी अगर सफल ना हुई तो मुझे चौराहे पे क्या नाम पकड़ लेना, जो बात शब्द बोले वो नहीं मैं यहाँ पर बोल सकता। जैसे वो समय समय पर सपने दिखाते हैं, अलग अलग चीज़ों की बात बोलते हैं, जैसे सारा काला धन वापस लाने वाले थे, जैसे और चीज़ आप देखेंगे उनके नज़दीक से, तो कई बार ऐसी चीज़ें वो बोलते हैं। तो उसी आशय में उसी समय पर बोल दिया था, काफ़ी पुरानी बात है। अच्छा, आप कोई भाजपा के लोग बुलाते नहीं है कि मतलब ऑफर नहीं मिला अतुल जी आपको कि यार अतुल भाई तुम बहुत बढ़िया विधायक हो, बहुत धाकड़ बोलते हो, उधर क्या कर रहे हो, आओ भाजपा में आ जाओ? देखिए, जैसे मैं फिर बताऊंगा ये बात कि जैसे मेरा जो नाम है, जैसे मैं अपने ये मानता हूँ कि जैसे वेस्ट यूपी में या कहीं लोग मुझे जान रहे हैं, तो कई बार जैसे आपका नाम किस लिए आगे बढ़ा कि हम लोग उन लोगों को चुनौती दे रहे हैं जिनसे जनता कई अलग अलग रूप से परेशान है। तो मैं सोचता हूँ, तो मुझे तो लोग इसलिए जानने लगे कि मैंने इनकी गलत बातों का विरोध किया, तो मैं उनके विपक्ष में हूँ, वो इस समय सत्ता पक्ष में है।
तो ये तो चीज़ लगातार रेगुलरली चलेगी और मैं माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारी मदद की, हमें मतलब उन्होंने जो है समय समय पर हमारी मदद की, समाजवादी पार्टी ने मदद की और हम लोग जब से राजनीति की शुरुआत की समाजवादी पार्टी में ही हैं। अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव में से दूरदर्शी नेता अतुल प्रधान जी को कौन लगता है? देखिए मतलब अनुभव माननीय शिवपाल जी से अनुभव लेने की जरूरत है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। दोनों का नाम देखिए नहीं लेना है, किसी एक का नाम लेना है, डिप्लोमेटिक आंसर बिल्कुल नहीं देना। नहीं डिप्लोमेटिक में मान लिया, हम तो अखिलेश यादव जी से लगातार जुड़े रहे, तो हमने ज़्यादा नज़दीक से अगर किसी को देखा तो माननीय अखिलेश यादव जी को देखा है और जब से हम लोग छात्र जीवन में तब से अखिलेश जी के साथ ही हैं। तो हमारे अखिलेश जी का देखिए, अखिलेश जी जब मान लिया पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, पार्टी उन्हीं के हिसाब से चलेगी और आने वाले समय पर उन्हीं के विजन को तय किया जाएगा। तो माननीय शिवपाल जी का सम्मान है और माननीय अखिलेश यादव जी ही आगे लेके पार्टी को जाएंगे। 2024 मेरठ में लोकसभा का टिकट अतुल प्रधान को नहीं मिला था, क्यों नहीं मिला था? अगर आपको टिकट मिलता तो क्या परिणाम अलग हो सकते थे? मेरठ से सपा हार गई 2024 में। देखिए, समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने कुछ चीज़ सोचकर ये तय किया था कि मान लिया उनका टिकट हो तो शायद उन्हें जीत मिल जाएगी और समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा चुनाव वहाँ पे लड़ी। आपको अगर टिकट मिलता तो परिणाम अलग हो सकते थे। मात्र 10,000 वोटों शायद। देखिए, संविधान पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से संविधान को ख़त्म करना चाहती है। बेशक ये लोग अभी संविधान के नाम पर डर गए क्योंकि जनता ने इनको जो है आईना दिखाया, तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आए और 2024 के चुनाव में इनको मात भी खानी पड़ी। लेकिन मेरठ का चुनाव में आप समीकरण अगर देखेंगे, देखिए 2 कास्ट वाइज जब चुनाव चल रहा था, पीडीए पे चुनाव हो रहा था और दिल्ली की सरकार को जनता हटानी चाहती थी, बेईमानी से ये लोग जीत गए। तो मेरठ में जो हमारा बहुजन वोटर था या हमारे मुस्लिम वोटर था, इसके साथ साथ अगर हमें तीसरी चौथी वोटों की अगर जरूरत पड़ती तो उनमें शायद हम लोग कुछ बेहतर कर सकते थे। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने जो तय किया उन्होंने सोच समझ कर तय किया। क्या कारण था कि नामांकन के बाद अतुल प्रधान का टिकट काट दिया गया? वो उनकी रणनीति थी माननीय अखिलेश यादव जी की, शायद वो रणनीति में सफल विचार आया कि पार्टी छोड़ दे। नहीं, देखिए जैसे टिकट कटता है तो ह्यूमन नेचर है, मान लिया सोच इस तरह की होती है, लेकिन पार्टी छोड़ने जैसा विचार या नेता को छोड़ने जैसा विचार तो क्या मन में आया था? वह दुख तो होता ही है। मान लिया किसी चीज़ पे कोई बात आदमी को नाकामी मिले, वो तो चाहे मान लिया हम लोग कोई छोटा काम भी करते हैं उसमें भी नाकामी मिलती है तो उसमें भी दुख परेशानी तो होती है, लेकिन नेता के प्रति या पार्टी के प्रति कोई हमारे मन में खोट नहीं थी, ना मन में उस तरह के भाव कभी आए। तो आपने जाके अखिलेश यादव जी से बात करी, आपने बताया कि माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे काफ़ी समय दिया, उसी दिन उससे अगले दिन भी काफ़ी समय दिया और काफ़ी मुझसे उनकी बात हुई और यही कहा गया कि 2027 में किस तरीके से सरकार बने उस पर हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। अगर अतुल प्रधान जी से मैं ये पूछूं कि इन पार्टियों को अच्छे से बुरी के क्रम में रखें, जैसे समाजवादी पार्टी को लिस्ट से हटा देते हैं और हम नाम लेते हैं बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, MIM और चंद्रशेखर आजाद की आज़ाद समाज पार्टी, तो अतुल प्रधान क्या कहेंगे, कैसे रखेंगे, किस क्रम में? एक अच्छी फिर उससे कम अच्छी, फिर उससे कम अच्छी, फिर उससे कम अच्छी। देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प समाजवादी पार्टी है, तो कोई भी सहयोगी के रूप में जैसे इंडिया गठबंधन को बचाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। वरना इंडिया गठबंधन एक तरीके से नीतीश कुमार जी के जाने के बाद जो उसकी बनाने में थे, नीतीश कुमार जी श्राद्ध करने में थे, जब वही चले गए तो टूटने का कगार पा गया। अगर उस समय किसी ने बचाया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने बचाया। और माननीय अखिलेश यादव जी का कहना ये है कि जो जिस स्टेट में पार्टी बड़ी हो, जो जीत भाजपा पे पा सकती हो, तो उसकी मदद सब दल पार्टियों को करनी चाहिए। और अब भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन साथ इकट्ठा मिलकर 27 वाला भी चुनाव लड़ेगा, आगे भी चुनाव लड़ेगा। तो उसी तर्ज में मैं कहना चाहता हूं कि सभी समान विचारधारा के लोगों को समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में मदद करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। तो क्या लग रहा है 27 में क्या सोचा है? सोचा क्या है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी हराएगी और विजन यही है कि जनता को कैसे छुटकारा मिले इनके जंगल राज से। और तो कांग्रेस के साथ मिलकर के समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी 27 में या फिर कांग्रेस के बिना? क्योंकि दिल्ली के चुनाव के बाद क्या लगता है कि अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बसपा को साथ मिलकर लड़ना चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया गठबंधन बचा रहे, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव
उत्तर प्रदेश में होगा और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की एक तरीके से रक्षा करने के लिए तत्पर है। अच्छा, आपके मेरठ के सांसद अरुण गोविल कैसे हैं? मुलाकात हुई आपकी? एक आध बार मीटिंगों में मुलाकात हुई है, जैसे मीटिंग होती है, दिशा की मीटिंग थी तो उसमें मुलाकात हुई। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा उनको जानने का मतलब कोई ऐसा मेरा परिचय उनसे नहीं है, लेकिन शायद वो विधायक होने के नाते या सांसद होने के नाते हम लोग एक दूसरे से, वो मेरे नाम से परिचित होंगे, मैं उनके नाम से परिचित हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे मेरठ के लिए इससे ज़्यादा ख़राब चीज़ क्या होगी कि मान लिया सांसद ही लोकल के होते हैं, राजनीति में रहते हैं, तो लोगों की परेशानी, दिक्कत, दुख दर्द, कष्ट परेशानी में, खुशी में, गमी में पहुंच सकते हैं, तो लेकिन शायद उनको इतना मौका नहीं मिलता होगा। आप भाजपा की एक अच्छी बात और एक बुरी बात बताइए अतुल जी। देखिए, कभी कभी हम लोग सदन में अटल बिहारी वाजपेयी जी को जब बोलते हुए सुनते थे, जी जी, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जब उनकी बातें थी, उनकी सोच थी, वो विपक्ष को भी जिंदा रखने की कई बार थी और नैतिकता थी उस समय। तो मैं ये कहूँगा कि उस जैसी सोच तो शायद इनकी किसी लोगों की अब यहाँ पर नहीं है। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अरे अटल जी तो आप मोदी जी को राजधर्म सिखाते थे, आपको नहीं लगता कि मोदी जी अटल जी से कुछ नहीं, वो तो राजधर्म की बात किसी आश्रम में गुजरात के लिए उन्होंने बोली थी, उन्होंने कि बस सही करिए, आपकी जिम्मेदारी सही करने की है। तो ये लोग इस समय लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए हैं और ये पूरा लोकतंत्र संविधान को बर्बाद करना चाहते हैं, तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं पूरे। तो चलिए एक अच्छी बात, एक बुरी बात जल्दी से। अच्छी तो इसमें कुछ है नहीं, अच्छी कुछ नहीं है। जनता को सिर्फ धोखा देना। देखिए, हम लोग समाज को, आपकी पार्टी की समाज को सबसे अच्छी बात और एक सबसे बुरी बात, देखिए हमारी दल और पार्टी में निश्चित रूप से लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का, जगह जगह जाने का, और हमारी जो सोच है, विचार है, वो सोशलिस्ट विचारधारा के लोग हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि साइकिल के दो पहिए, एक बाबा साहब की विचारधारा और दूसरी लोहिया जी की विचारधारा से चलेगा तो साइकिल ही आगे बढ़ेगी। तो समाजवादी विचारधारा, समाजवादी सोच के साथ, लोहिया जी की सोच के साथ और बाबा साहब की सोच के साथ हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। और फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस दल और पार्टी में मैं हूँ, हम सब लोगों को मिलकर आने वाले समय पर 27 की जो चुनौती है, जिसको समाजवादी पार्टी ही पार कर सकती है, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, हमको उधर की तरफ बढ़ना चाहिए। कोई कमी नहीं दिखती आपको? क्योंकि देखिए 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर किसी में कोई ना कोई देखिए कमी की बात रहती है। मान लिया कमी की कोई बात है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई दिशा निर्देश देना, या कुछ बातें ऐसी हैं तो माननीय समय समय पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संगठन के बारे में चर्चा करते हैं या और चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं, तो जो उनका दिशा निर्देश होता है तो उस पर लोग काम करते हैं। आपने संगीत सोम को चुनाव में हराया, उसके बाद से दुश्मनी बहुत बढ़ गई। आप लोगों के बीच झगड़ा क्या है अतुल प्रधान जी? नहीं, मेरा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, वैचारिक भिन्नता है। वो समाज में द्वेष घोलकर, संविधान की परखच्चे उड़ाकर और समझिए तानाशाही की पराकाष्ठा करते हुए उन्होंने वहाँ पर काम किया। जनता ने मुझे भी 2 बार पहले हराया था चुनाव, मैंने सहर्ष उसको स्वीकार किया, हमेशा बाकायदा उनको बधाइयाँ दी जब वो जीते। आपकी बार जब लोग जीते थे तो शायद उनको ये बात पची नहीं, और वो चाहते हैं कि लोकतंत्र उनके हिसाब से चले। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि आपकी उनसे अच्छी बातचीत थी? मतलब नहीं, मेरी कभी बातचीत नहीं थी उनसे अच्छी, मेरी कभी बहुत ज़्यादा उनसे कभी बातचीत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो आज के परिप्रेक्ष्य में है, कोई बात नहीं, आज के परिप्रेक्ष्य में जो है, आज के परिप्रेक्ष्य में आप ये समझिए कि जनता जो है वो आपका ऐसा चेहरा पसंद नहीं करेगी जो आप तानाशाही की बात करें या किसी को दबाने की बात करें, कुचलने की बात करें और आपके उल्टे सीधे काम हो। तो मैं तो खैर ऑन कैमरा नहीं कह सकता ये वाली बात। जनता ने उनमें जो देखा उसके लिए तय किया, जो हमारे लिए देखा हमारे लिए तय किया। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपना जहाँ से चुनाव जीत के आया हूँ वहाँ की जनता के लिए सदन से सड़क तक और सड़क से सदन तक उनकी बात रखूँ, उनके लिए लड़ूँ। मेरे सोच में, मेरे विचार में एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए, सोशल व्यक्ति के लिए, सामाजिक व्यक्ति के लिए जनता ही फर्स्ट है और जनता ही लास्ट है। हमारी फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी जनता है, वो हमारे लिए सब कुछ है। उसी के लिए जीना, उसी के लिए मरना, उसी के लिए रहना, उसी के लिए आगे बढ़ाना, यही हमारी सोच है। इसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। नेता जब चुनाव जीत जाता है तो उसके अंदर एक अभिमान की भावना आ जाती है। पहले तो खूब बात करता है तमाम लोगों से, लेकिन जब जीत जाता है उसके बाद उसके पीए लोग फोन उठाने लगते हैं और बात बात पर कहते हैं भाई साहब बहुत बिजी हैं। ऐसा सारे नेताओं के साथ होता है। बतौर नेता
आप तो नेता है, आप तो बहुत संघर्षशील नेता है, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? देखिए, फ़ोन के लिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा डीपली फ़ोन पे जाने की ज़रूरत है। जैसे मैं आपके साथ अभी इंटरव्यू पर हूँ, ऐसे ही आम लोगों के साथ जब आप संवाद करते हैं, बात करते हैं, या उनके काम के लिए जाते हैं, या कहीं पब्लिक मीटिंग करते रहते हैं, या पब्लिक के बीच में रहते हैं, तो मोबाइल ऐसी चीज़ है जैसे आप किसी से कनेक्ट नहीं कर सकते अगर मोबाइल को आप रखोगे। तो किसी न किसी पर फ़ोन रहता है, तो फ़ोन पर सूचना मिलती है, सूचना आदमी देते हैं। लेकिन जैसे मैं हूँ, मैं कोई व्यापारी तो हूँ नहीं, ना मैं कोई व्यापार करना चाहता हूँ, ना मैं कोई इसके अलावा दूसरा काम कर रहा हूँ। मैंने तो पहले ही आपसे कहा कि मेरी तो रगों में यही चीज़ दौड़ती है, इसी के लिए मैं बना हुआ हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि पब्लिक के लिए ही रहना, पब्लिक के लिए ही जीना, पब्लिक के लिए मरना, इसी सोच के साथ आ गए हैं। और जनता का 5 साल के लिए हम पे कर्ज है, उस कर्ज की उतारी हम लोग उनकी दुख में, सुख में, परेशानी में, दिक्कत में, उनकी कहीं ना कहीं संघर्ष में जो चीज़ें उनके लिए बेहतर कर सकते हैं। और मैं जब सुबह से रात तक घूमता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, तो हर गरीब आदमी को, नॉर्मल से नॉर्मल आदमी को, किसान को, एक आम कोई व्यक्ति को ये महसूस हर जगह मैं कराता हूँ कि मैं उनके लिए हूँ। मैं कोई किसी आप तो ताकतवर सभी नेता, आप तो संघर्षशील नेता अतुल प्रधान जी, लेकिन मैं बाकी नेताओं की बात कर रही हूँ। ऐसा हर नेता के साथ है, मैंने कहा आपको अभिमानी क्यों हो जाता है? जीतने के बाद तो और ज्यादा ग्राउंडेड होना चाहिए ना। ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि देखिए, कुछ कमी, कुछ हालात कभी कभी पता नहीं कैसे होते हैं। हर एक की नेचर एक जैसी नहीं होती, सबकी नेचर अपनी अपनी अलग अलग है। कई लोग पार्टी के दम पर भी जीत के आते हैं, कई लोग भावनाएं उस समय कैसी बन जाए उस पर भी जीत जाते हैं, कई लोग विरासतन भी, कई अलग अलग तरीके होते हैं जीतने के। तो अभिमान का मेन कारण क्या? मेन अभिमान का कारण ये है कि शायद नहीं, पावर, मैंने देखा कि पावर तो सबके पास नहीं होती। कई लोग हमारे वेस्ट यूपी में तो हमसे बहुत पता नहीं कितने ताकतवर हैं। अगर आप पैसे में देखो तो ज़्यादा ताकतवर हैं, अगर दूसरी तरीके तो ज़्यादा ताकतवर हैं। और फिर ये जो आपके शारीरिक ताकत है ना, तो ये कभी हमेशा रहेगी ना। आपके पास अभिमान किस चीज़ का, एक सांस अंदर एक सांस बाहर, कौन सी अंदर रह जाएगी कौन सी बाहर चली जाएगी, मैं तो इसको ठीक मानता नहीं। और जितने बड़े लोग बोलते हैं, जितना व्यक्ति ताकतवर बने, आगे की तरफ बढ़ रहा हो, तो जो फलदार वृक्ष जो होते हैं वो झुक जाते हैं। तो हमारा तो अपना कॉन्सेप्ट यही है कि मैं बोलता हूँ, हंसी में बोल देता हूँ, कई बार जब विधायक नहीं बना था तो एक हाथ से पैर छूता था, और जब से विधायक बना हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ दोनों हाथों से बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लूँ। तो यही मैं काम कर रहा हूँ। और मैं सोचता हूँ कि बड़ी राजनीतिक बातें हो गई, मामले को थोड़ा लाइट करते हैं। अतुल प्रधान जी, अपने बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, मेरे बारे बारे में माता पिता का तो ये है कि मैं छोटा था तो मेरी मदर जो थी वो एक इंसिडेंट हुआ, हमारे पिताजी को बदमाश लोग मारने आए थे, तो हमारी मम्मी सामने आ गई, तो उनको कई गोलियां लगी उस समय, तो उनकी उसमें मौत हो गई। कुछ दिन बाद अस्पताल में रहने के बाद फिर 95 में जब मैं 11-11.5 साल का था, तो हमारे पिता की भी मौत हो गई, हत्या उनकी हो गई, बदमाशों ने मार दिया उनको। तो मैं घर में, अपने भाई तो अकेला ही, 2 मेरी बहनें थी, तो हम लोगों ने स्ट्रगल किया, मेहनत की, और ज़मीन पर रहकर मेहनत की। हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मान लिया कभी विधायक बनेंगे, लोग ऐसे जानेंगे। तो मेरी छोटी एक बहन है, एक बड़ी बहन है। तो बड़ी जो बहन है उसने हमारी काफ़ी, मतलब उसने पूरे घर को संभाला, और बाकायदा ना केवल सिर्फ हमें जो है मदद तो करते ही हैं आपस में एक दूसरे की, लेकिन उसने पालने का हम लोगों को काम किया, माँ के रूप में भी एक तरीके से आप कह सकते हैं। और आज की तारीख में वो बड़ौद डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है। और हाँ, छोटी बहन जो है हमारी SCL में जॉब कर रही है, उसके हस्बैंड भी NIT से BTech हैं। तो और बड़ी वाली जो सिस्टर है, उसके जो हस्बैंड है वो भी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। अगर आप राजनीति में ना आते तो अतुल प्रधान क्या कर रहे होते इस वक्त? मेरा मन था पुलिस में जाने का। अच्छा। तो मन बस पुलिस में जाने का, तो मान लिया उससे दिशा चेंज हो गई। माननीय अखिलेश यादव जी से और माननीय नेताजी से, मुलायम सिंह जी से मुलाकात हुई। अच्छा। तो दिशा चेंज हो गई। क्या मुलाकात थी वो? कहाँ मुलाकात हुई आपकी? यूनिवर्सिटी के माध्यम से। हम लोग छात्र राजनीति में रहे, तो छात्र राजनीति में रहते रहते जैसे वहाँ की स्थानीय समस्याएं थे, उन पर संघर्ष थोड़ा करना शुरू किया। तो संघर्ष शुरू हुआ तो वहाँ के समाजवादी पार्टी के पुराने जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने नेताजी से मुलाकात की। तो नेताजी से शुरुआत में मुलाकात हुई, तो नेताजी घर चले गए, फिर किसी प्रोग्राम में चले गए, फिर माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात हो गई। तो इन सारी चीज़ों से आगे हम लोग बढ़े, और फिर होते होते कई बार आंदोलनों में जेल गए, मुकदमे खाए, लाठियाँ खाई। फिर 12 में पहली बार MLA का चुनाव ले, थोड़ी मामूली अंतर से चुनाव हार गए। फिर स्ट्रगल करने का मौका मिला, तो छात्र सभा में प्रदेश के अध्यक्ष बन गए। 2015 में हमारी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई। फिर 17 में चुनाव लड़े, हार गए। फिर
22 में फिर मेहनत करते रहे लगातार, तो 22 में एमएलए बन गए, फिर मेयर का चुनाव लड़ा तो हार गए, एमपी का आपको पता ही है। हाँ। तो उधर की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अपनी पत्नी के बारे में क्या सोचा है आपने? जिला पंचायत अध्यक्ष तो रही, अभी आपने ही बताया, अब आगे क्या? अभी मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ तो शायद किसी शादी में होंगी वो, और जब मैं मेरठ में नहीं होता हूँ तो जहाँ मुझे जाना रहता है, तो जैसे कई बार हम लोग दोनों भी अलग अलग जगह जाते हैं तो संभालते हैं, ना केवल सिर्फ विधानसभा, आसपास जिले में भी, आसपास के जिलों में भी हमारे लोगों का आना जाना रहता है। तो मैं कहता हूँ कि सीमा ने, जो हमारी पत्नी का नाम सीमा है, उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की है, और समझिए कि दोनों इकट्ठा मिलके ही उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आगे क्या सोचा है आपने? देखिए, सीमा भी मेयर का चुनाव लड़ रही थी, पार्टी जो दायित्व देती है उस पर आदमी काम करता है, लेकिन अभी तो हम लोग विधायक हैं, 27 का चुनाव आ रहा है, मन में यही है कि भाई जनता का अगर आशीर्वाद मिलेगा तो फिर पुनः सदन में जीत के आए। तो आपकी लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज थी। कैसे मुलाकात हुई? मुलाकात तो मतलब हमारी बहन थी, वही देख के आई थी इनको, और शादी भी हमारी कम उम्र में हो गई थी क्योंकि माँ बाप में कोई था नहीं, तो जिम्मेदारियां थी, तो शादी ऐसी ही शादी हुई। तो अभी आगे क्या लग रहा है कि राजनीति में और तटस्थ तरीके से आपकी वाइफ आने वाली है? नहीं, सीमा तो मतलब रेगुलरली सामाजिक जीवन में है, मान लिया पॉलिटिक्स में उसको ये नहीं है कि कुछ वो मिलेगा ओहदा पद में। तो मौके की चीजें हैं, तो इस समय कई बार चल जाती है पॉलिटिक्स में। बच्चे अब तो बड़े हो रहे हैं, मान लिया हमारी बेटी बड़ी हो रही है और दूसरी बेटी बड़ी हो रही है, छोटा बेटा है, तो कई बार बच्चों में कम रहना होता है, तो लेकिन ये क्योंकि मैं और वो अकेले ही हैं, और फिर साथी तो बहुत हैं, तो लेकिन यही है कि साथ बना रहे। पता नहीं क्या जीवन में क्या होगा, तो नहीं आगे का तो बता सकते, लेकिन इस जीवन में तो आगे बढ़ रहे हैं। सपा पर परिवारवाद के बहुत आरोप लगाती है भाजपा, क्या कहेंगे? सारे पूरी भाजपा में नैतिकता नाम की चीज नहीं है, दोहरा चरित्र है इनका, इनसे ज्यादा दोहरा चरित्र वाला कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। ये आप बताइए, महाराष्ट्र में जाइए, अभी अजीत दादा के साथ इनका गठबंधन है, उनके परिवार को तोड़वाया, क्या उनके नहीं थे चाचा पॉलिटिक्स में? तभी तो हुआ है। ये अभी जो आपके चीफ मिनिस्टर रहे शिंदे जी, तो आप इनको देखिए, क्या पूरी बाला साहब की विरासत के बारे में नहीं बोलते? क्या जो फर्नांडीज हैं इनके पारिवारिक रूप से नहीं रहे? क्या इनके मुंडे हैं? तमाम नेता महाराष्ट्र के हैं। अगर आप देखेंगे, इन्होंने गठबंधन तो इन्होंने जम्मू कश्मीर में जाके भी कर लिया था। सोचिए वो किस तरह की पॉलिटिक्स में थे। जो हमारे उत्तर प्रदेश की पूरी पॉलिटिक्स है, तो मानिए हमारे जयंत चौधरी जी हैं, क्या वो विरासतन नेता नहीं है? क्या आप देखिए जो है आपके प्रवीण निषाद और संजय निषाद, दोनों नहीं इकट्ठे चुनाव इनकी पार्टी में लड़ रहे थे। क्या इनके आपके जो पटेल जी की पार्टी, अनुप्रिया पटेल जी, क्या उनके हस्बैंड मंत्री और केंद्रीय मंत्री नहीं है दोनों लोग? तो एक तरफ ये बात ऐसी करते हैं, पूरे कहीं से कहीं तक चले जाएगी। अभी सिंधिया जी को उन्होंने लिया, क्या वो पारिवारिक राजनीति की वजह से नहीं है? और सबसे बड़ी तो बात ये है कि अगर विरासत की बात करते हैं, अगर योगी जी तो कोई जवाब सब देते हैं, जाओ योगी जी, अगर योगी जी का अगर नाम ले लो, अगर ये मठ में ना होते माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर मठ की विरासत इनके पास ना होती तो इन्हें कौन लोकसभा का चुनाव लड़ा देता जी? ये विरासतन तो आए हैं, वरना तो ना जाने कितने लोग घूमते हैं ऐसे। तो मठ पे विरासत उन्हें मिली तो सांसद बने तो उसी विरासत पे तो ये लोग ये चीजें पाए। अब राजनाथ सिंह जी से बड़ा उदाहरण कौन है? अनुराग ठाकुर से बड़ा उदाहरण कौन है? पीयूष गोयल जी से बड़ा उदाहरण कौन है? और पूरी पॉलिटिक्स इनकी कहीं से कहीं तक देख लीजिए, तो सारी पॉलिटिक्स। अभी जो चंद्रबाबू नायडू के साथ जो इन्होंने समझौता आंध्र प्रदेश में कर रखा है, क्या उसमें कौन इनके साझेदार, किस तरह के साझेदार हैं? ये तो रही परिवारवाद की बात, लेकिन भाजपा जो सवाल उठाती है, खुलकर के समाजवादी पार्टी आकर के उस पर आक्रामक होकर जवाब क्यों नहीं देती है? बहुत सारे जवाब ऐसे चले जाते हैं। उदाहरण दे रही हूँ, नेताजी की जो बात थी कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, उसकी जो असली बाइट थी, उसकी जो असली वजह थी कि मुलायम सिंह यादव ने ये बात कही क्यों थी, तो ये बात खुलकर समाजवादी पार्टी का कोई नेता क्यों नहीं बताया? विषय बदलने की ताकत भारतीय जनता पार्टी के पास है। कारण उसका समझिए, भारतीय जनता पार्टी का इस समय जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिस तरह का उद्योगपतियों का, बड़े उद्योगपतियों का कब्जा उस मेन स्ट्रीम मीडिया पर होता जा रहा है, तो बड़े प्रभावी तरीके से विषय बदलने की ताकत उनके पास है। किसी भी विषय को बदलकर और अन्य स्वरूप में उसको दिखाना, ये इनका सगल बन गया है। फिर तो ये झूठ को बोलो, सोशल मीडिया उठा रहा है, झूठ को वो आती है बहुत सारी चीजें,
और मैं आपको बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि मैंने हाथरस में भी आपको देखा और बड़े बड़े विषयों पर सरकार से टक्कर लेते हुए देखा। तो ऐसा नहीं है, चीज़ें आती हैं सामने, लेकिन उनके पास संसाधन ज़्यादा हैं और पूरे देश की सरकार चला रहे हैं। तो आप देखेंगे कि उनकी तो सोच ये है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, लगातार बोलो और इतनी बार बोलो कि लोग झूठ को ही सच मानने लगे। आप कुंभ की व्यवस्था पर देखिए, आप ये विपक्ष के लिए बोलते हैं। मान लिया हम मुख्य विपक्षी दल हैं, सरकार को चेताने का काम, सरकार को सलाह देने का काम मैं भी लाया नहीं हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी ने जितने ट्वीट इनको किए हैं वो सारी की सारी सलाह स्वरूप इनको ट्वीट किए और इनको नसीहत भी दी, कई जगह नसीहत देने का काम कर सकते थे। तो मान लिया विपक्ष का काम नहीं है, तो विपक्ष ने अपना काम किया। जब आप इतने बड़े हादसे को 17 घंटे तक छुपा सकते हो, फिर प्रधानमंत्री जी ने एक तरीके से उसे उजागर किया, तो आप बताइए आपने यहाँ पर आप सदन में किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हो, किसने नहीं देखा। मुख्यमंत्री के मुंह से अरे उर्दू के लिए बोले थे, उर्दू में अभी आप किसी से बात करिए, उर्दू बोलने में हिंदी जैसी लगती है, लिखने में अलग है। तो जो उर्दू है वो तहजीब की जबान है और उर्दू कोई आयात की भी थोड़ा ना भाषा है कि अफगानिस्तान से बैठ के कहीं से या कोई घोड़े पे बैठा के यहाँ छोड़ के गया, कोई पाकिस्तान से लेके आया या कोई इराक ईरान से यहाँ पे आई है या चीन से यहाँ पे आई। ये तो हमारे जहाँ के रहने वाले भाजपा का वो एजेंडा है। भाजपा हर बात में हिंदू मुसलमान ढूंढ लेती है, चाहे वहाँ हिंदू मुसलमान हो चाहे ना हो। आपका सकता है इसको लेकर क्या एजेंडा? देखिए, हमारा सीधा विकास की पॉलिटिक्स का एजेंडा है, हमारा सीधा सिनेरियो है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो विजन तैयार किया तो 2022 में भी था। तो जब जीतते जीतते रह गए, बेईमानी ना करती भारतीय जनता पार्टी और उनकी दिल्ली वाली सरकारें इतनी यहाँ पर पैसे का, धन और बल का उपयोग ना करती तो 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती। लेकिन इस बार जनता 27 में तैयार बैठी है, जिस तरह 24 में इनको हराया ऐसी 27 में हराकर समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। अच्छा, मिल्कीपुर के चुनाव में आप क्यों नहीं गए थे अवधेश प्रसाद का सपोर्ट करने के लिए? आप इतना बढ़िया बोलते हैं, एक से एक मुद्दे उठाकर। देखिए, मेन चीज ये है, जैसे मान ली पार्टी ने कई और जिम्मेदारी दे रखी थी, तय करती है पार्टी कि आपको कहाँ जाना है, नहीं जाना। तो ईस्ट का एरिया है, वहाँ पर बहुत सारे नेता अपना अपना काम कर रहे थे और मुझे भी अगर कहीं भेजा जाएगा तो मैं भी जाऊँगा। आपको क्या लगता है भाई, डिम्पल यादव और अखिलेश यादव, इन दोनों में से सुलझा नेता कौन है? क्योंकि आप तो भाई दोनों के करीब हैं। देखिए, नहीं, मान लिया डिम्पल जी जो हमारे माननीय सांसद हैं, तो मेरी तो उनसे बहुत ज़्यादा तो बात नहीं होती, लेकिन बहुत बार नमस्ते, मिलना जुलना, बैठना, मतलब कई बार हम लोग जहाँ कई बार मुलाकात हुई है, तो वो सहज हैं और मतलब जो पार्टी को गति दे सकती हैं वो दे रही हैं। जगह जगह आपने रोड शो देखे होंगे, कानपुर में आप अगर वहीं का देखेंगे, मिल्कीपुर का रोड शो बहुत बड़ा हुआ। तो हम तो ये चाहेंगे कि उनके और दौरे लगे पूरे प्रदेश में, उनको मतलब जगह जगह भेजा जाए और उनकी स्वीकृति है समाज में, तो वो जाएंगे तो समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। हमने सुना है कि अखिलेश यादव जिस नेता से नाराज हो जाते हैं उसका नंबर ब्लॉक कर देते हैं और फिर उससे कभी 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 नहीं मिलते हैं, ये सही है क्या? नहीं, मुझे तो ऐसा लगा नहीं। मान लिया किसी से इतने बड़े नेता हैं तो छोटी मोटी बात अगर कुछ होगी तो वो ऐसे हृदय के और ऐसे मन के आदमी नहीं है। मान लिया एक आध बार कुछ खराब होगी तो फिर अपना ठीक हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं होती। अच्छा, मायावती कैसी नेता लगती हैं आप? लेकिन मायावती देश की बड़ी नेता है और लेकिन अब इस समय सिनेरियो बदला हुआ है। अच्छा, सिनेरियो इसलिए बदला हुआ है आकाश आनंद को पार्टी से निकालने के बाद सिनेरियो बदला। देखिए उनकी नहीं, आकाश आनंद की बात नहीं। देखिए, ये जैसे हम लोग 2019 में माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल करके, बहुत बड़ा दिल करके, बहुत सम्मान करके गठबंधन किया था और आप ये नज़दीकी से अगर उसको देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ने गठबंधन नहीं तोड़ा था। अगर बहुजन समाज के लोग ये चाहते थे, हमारे दलित, शोषित, वंचित पीढ़ी लोग चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदले, इसीलिए जनता ने एक तरीके से सोच बनाकर ये गठबंधन किया था और इसको तोड़ने की पहल समाजवादी पार्टी ने नहीं की। समाजवादी पार्टी कभी गठबंधन तोड़ने के पक्ष में माननीय अखिलेश यादव जी नहीं थे और माननीय अखिलेश यादव जी ने जितना सम्मान बहन जी का किया, बहन जी ने कई मंचों से कहा कि अखिलेश यादव जी बेहद मेरा सम्मान करते हैं और मैं आपके इस मंच पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि बहन जी जो हैं देश की बड़ी नेता हैं, लेकिन इस समय सिनेरियो बदला हुआ है। उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प है तो वो समाजवादी पार्टी है और मैंने इसीलिए ये बात कही, इसी परिप्रेक्ष्य में ये बात कही कि आज सबके सामने चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे इस प्रदेश की सरकार से और देश की सरकार से हटे। तो उसके लिए सभी दलों को मिलकर
इस समय समाजवादी पार्टी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव जी इकलौते ऐसे नेता हैं जो देश में उनकी एक छवि इस टाइप की बन रही है कि मुख्य विपक्षी नेता के रूप में उनकी छवि बड़ी, और निश्चित रूप से आने वाले समय पर इसको चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। आपने अभी एक बात कही थी कि तमाम रोड शो होते हैं, चाहे वो डिम्पल यादव जी का हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी का हो, बहुत लोग आते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं, पाँव रखने की जगह नहीं होती है, लेकिन इतनी भीड़ होने के बावजूद वो रिजल्ट देकर क्यों नहीं जाती है? देखिए, भीड़ का होना और वोटों में कितनी तब्दील होना वो अलग विषय है, लेकिन नेता खुश नहीं देखकर होते जब हैं, आमने सामने, जब मान लिया आप क्या कर सकते हो, बहरहाल आपको भाई लोगों की जरूरत पड़ती है। जैसे आप कहीं पे जाएंगे तो भीड़ से आप अंदाजा लगाते हैं उनके रेस्पॉन्स किस तरह का, इससे अंदाजा लगाते हैं। फिर देखिए, जो मशीनरी काम करती है, इस उपचुनाव में पूरी मशीनरी ने, पुलिस ने जिस तरीके का काम किया वो लोकतंत्र को बर्बाद करने का। और मैं आपके चैनल पर खास तौर से ये बात कहना चाहता हूँ कि पूरे देश के लोग इस समय चुनाव आयोग से लोगों का भरोसा उठ गया। चुनाव आयोग में लगातार शिकायतें समाजवादी पार्टी ने की, और माननीय अखिलेश यादव जी ने तो ये भी कहा था कि सब के सब लोग आइए, मिल्कीपुर में रहिए। बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया के सब लोगों से कहा कि आप आइए और आकर इसमें रहिए, मिल्कीपुर में देखिए कि किस तरह का तांडव पुलिस और प्रशासन के लोग करते हैं। अखिलेश यादव जी की रैली थी, आप सोचिए, रास्ते में पूरे बैरिकेडिंग लगा दिए गए, कोई वहां तक ना पहुंचे। किसने उस इंस्पेक्टर की आवाज नहीं सुनी जो हमारे एक जिला पंचायत सदस्य को उसके घर पर जाकर चांटे मार के बदतमीजी और गुंडे कर रहा था, और अखिलेश यादव जी का नाम किस तरह, आज तक इनके लोगों ने उस पर कार्रवाई नहीं की, चुनाव आयोग ने उस पर आज तक कार्रवाई नहीं की। तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरीके की सोच बनाकर, लेकिन जो 27 का चुनाव होगा, जब आम चुनाव होगा, तब ये सब चीजें पीछे छूट जाएंगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इतनी कॉन्फिडेंटली आप ये बात कह रहे हैं, मैं सुनाऊंगी आपको आपकी वाली ये बाइट। नहीं, बिल्कुल, इसमें क्या कॉन्फिडेंशियल, तो इसमें इसलिए कह रहा हूँ कि जनता में हम रेस्पॉन्स देख रहे हैं। जनता में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस समय माहौल है, और माहौल उनकी नीति, उनके विचार, उनकी सोच के खिलाफ है। अधिकतर लोग ये बात समझ गए, अरे हिंदू मुसलमान के नाम आपने 14 में सरकार बना ली, 17 में बना ली, 19 में बना ली, 22 में बना ली, 24 में बना ली। आप यही बात बोल बोलकर हमेशा नहीं रह सकते। जनता हिसाब मांगती है, हिसाब इस समय मांग रही है कि आप लोगों ने इसके अलावा और क्या किया। चंद्रशेखर आजाद कैसे नेता लगते हैं आप? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मान लिया मैं किसी दल और पार्टी के नेता के लिए कुछ यहाँ पर बोलूँ, कोई मैं गलत चीज़ तो बोलूँगा नहीं, और मैं इस तरह की सोच भी रखने वाला आदमी हूँ, लेकिन सब लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो में समाजवादी पार्टी ही विकल्प है उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। तो इसलिए सभी लोगों को ये सोच बनाकर कि मदद करें। अकेले विकल्प है या फिर सबके साथ मिलकर के? देखिए, हम तो इंडिया गठबंधन को बचाने वाले लोग हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ रहकर ही 2027 का चुनाव लड़ेगी। माननीय अखिलेश यादव जी क्लियर कर चुके हैं बात, तो उसी लाइन पर हम लोग हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। आप मैं कुछ नाम लूंगी अतुल प्रधान जी, आपको एक ही शब्द में जवाब देना है, तो शुरू करें? आप तैयार हैं? बताइए। तुरंत देना है जवाब, देर नहीं लगाना। सोशलिस्ट पार्टी है और विजन तय है, और गरीब संविधान को बचाने के लिए और गरीब, गुरबा, लाचार, बेबस, वंचित लोगों के लिए काम करने के लिए समाजवादी पार्टी और 2027 में सरकार बनाएगी। आप बहुत लंबा बोले, हमको सिर्फ एक ही शब्द का जवाब देना है, एक ही शब्द का। इट इज अ काइंड ऑफ अ रैपिड फायर। सपा, फिर से बस एक शब्द का जवाब। बेहतर सोच। माता प्रसाद पांडे बेहतर व्यक्ति हैं और अनुभवी। मेरठ क्रांतिकारियों की धरा। अतुल प्रधान गरीबों के लिए सोच रखने वाला। अखिलेश यादव सबके लिए बेहतर सोचने वाला। डिम्पल यादव जी सहज सरल। अपर्णा यादव उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। संगीत सोम मैं सोचता हूं कि विपक्ष के हैं, और लेकिन एक शब्द में अगर कहूं तो गुरूर और घमंड। अरुण गोविल उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है ज्यादा। 2024 लोकसभा चुनाव। 2000 लोकसभा चुनाव में बेहतर समाजवादी पार्टी ने किया, और फिर बहुत लंबा जवाब। 2024 के चुनाव में जीत समाजवादी पार्टी। 2027 विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी की जीत होगी। योगी आदित्यनाथ कोई विजन नहीं है उनका। मोदी बस उनके लिए क्या बताऊं, जुमला, तानाशाह। लालकृष्ण आडवाणी पुराने वरिष्ठ हैं, तो उनके लिए कुछ हम लोग गलत। शिवपाल यादव हमारे बड़े हैं। रामगोपाल यादव वरिष्ठ नेता हैं, और धरती पुत्र हैं। प्रज्ञा मिश्रा सही में विपक्ष की आवाज।
मायावती। जनता की आवाज, बहुजनों की और देश की बड़ी नेता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल प्रधान जी, आपने समय दिया, और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे एक और चर्चा में, अभी के लिए भी दीजिए इजाजत। अतुल प्रधान जी से बहुत बढ़िया बातचीत हुई। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी ताकत बनिएगा। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।